बाद संसद के मानसून सत्र की आज चौथा दिन है। लोकसभा राज्यसभा में पिछले 3 दिन जो तस्वीर रही, आज भी वैसी ही तस्वीर रहने की आशंका है। आसार यही कि आज भी संसद का मानसून सत्र और वहां जोरदार हंगामा विपक्ष की तरफ से किया जाएगा। आज के लिए विपक्षी सांसदों ने तैयारी कर ली है विरोध प्रदर्शन की। आपको बता दें कि विपक्ष के सांसदों की मांग यह है कि संसद में पहलगाम हमले को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा कराई जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दें। पिछले 3 दिन से विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों में आधे घंटे भी कामकाज नहीं हो पाया। कल बिहार वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर विपक्ष ने नारेबाजी की थी। इस वजह से सदन की कार्रवाई 3 बार कल रोकनी पड़ी, बार-बार स्थगित हो जाती थी। अब खबर ये आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा में 28 जुलाई, राज्यसभा में 29 जुलाई चर्चा के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है, तारीख तय कर दी गई है। लेकिन इस सब के बीच सवाल अभी भी बना हुआ है कि जब सदन में हंगामा होता रहेगा तो फिर सदन में काम कब होगा, सदन में काम कैसे होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्या हंगामे से धुल जाएगा संसद का ये मॉनसून सत्र? फिलहाल 3 दिन का ट्रेलर यही पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा है। वोटर लिस्ट विवाद को लेकर आज भी संसद में विपक्ष के सांसदों के प्रदर्शन की तैयारी है। संसद में विपक्ष आज फिर से विरोध प्रदर्शन करेगा और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब से कुछ ही देर बाद सुबह 10:30 बजे के आसपास संसद का मकर द्वार, और जैसा कि कल आपने तस्वीरें देखी थी, मकर द्वार पर जो विपक्ष के सांसद हैं, इंडिया गठबंधन के सांसद हैं, वो सब पहुंचे हुए थे। आज भी कमोबेश वैसी ही तस्वीर संसद के मकर द्वार पर देखने के लिए मिलेगी। समय भी वही कल वाला 10:30 बजे का बताया जा रहा है, जब विपक्ष के सांसद पहुंचेंगे, प्रदर्शन करेंगे। बिहार वोटर लिस्ट विवाद लगातार बढ़ता हुआ, घमासान इसी मुद्दे पर संसद के भीतर सांसदों में। विपक्ष के सांसद एसआईआर के मुद्दे पर लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साधकर कटघरे में सरकार को खड़ा कर रहे हैं। ये कल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल भी यही मकर द्वार पर विपक्ष के सांसदों को आप देखिए, इंडिया गठबंधन के सांसद, सभी इंडिया गठबंधन के दल यहां मौजूद रहे और जमकर उनकी तरफ से नारेबाजी की गई। बिहार में जो चुनाव आयोग की तरफ से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट पे करवाया जा रहा है, उसी के विरोध में इंडिया गठबंधन एकजुट और सांसद अब संसद में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष के सांसद आज भी संसद परिसर से लेकर दोनों सदनों तक, यानी लोकसभा में, राज्यसभा में अपनी आवाज बुलंद करने की तैयारी में है। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आज भी संसद में जोरदार हंगामा देखने को मिलेगा। वोटर लिस्ट विवाद को लेकर गतिरोध लगातार बना हुआ है। लिहाजा सवाल ये कि आखिर संसद में काम कब होगा? क्या इसी तरह हंगामा होता रहेगा? फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है उसमें तो सरकार और विपक्ष के बीच वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर ये जो सियासी रण छिड़ा हुआ है, थमने के आसार हैं नहीं, क्योंकि एक और विपक्ष है, ये वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग कर रहा है और सूत्र ये बता रहे हैं कि सरकार की ओर से संकेत साफ है कि बिहार वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के मुद्दे पर संसद में चर्चा सरकार तो नहीं करवाएगी। ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। दरअसल सरकार की मंशा ये है कि जब मामला अदालत में भी चला गया है और इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, मामला जो है वो चुनाव आयोग जो है उसका फैसला है, तो इस पर सदन में चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है। विपक्ष चाहता है सदन में जल्द से जल्द चर्चा शुरू हो, लेकिन सरकार की तरफ से सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि साहब एसआईआर के मुद्दे पर, जो बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण मुद्दा है, उस पर सरकार चर्चा नहीं करवाएगी। विपक्ष कह रहा है कि सरकार चर्चा से भाग रही है। सरकार कह रही है कि वोटर लिस्ट पुनरीक्षण की प्रक्रिया चुनाव आयोग की है, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं। इसीलिए चुनाव की जगह सरकार इस पर जवाब नहीं दे सकती। इस पर जवाब देने का काम तो चुनाव आयोग का है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। तो फिर इस मुद्दे पर सरकार की तरफ से मंशा यही, सूत्रों के हवाले से खबर, कि बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के मुद्दे पर सरकार सदन में चर्चा नहीं करवाएगी। हाँ, पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, इसको लेकर चर्चा होगी, विस्तार से होगी। तारीख उसके लिए तय भी कर दी गई है, 28 जुलाई लोकसभा, 29 जुलाई राज्यसभा। इस बीच उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। आगे का एजेंडा में मैं इस वक्त आपको बड़ी जानकारी दे रही हूं। सूत्र यह जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी से ही अगले उपराष्ट्रपति की नियुक्ति की जाएगी। ये बड़ी खबर है, बीजेपी से ही होंगे अगले उपराष्ट्रपति। बीजेपी के सहयोगी दलों की सहमति इस पर बन गई है, ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है।
इस चयन प्रक्रिया में कई बिंदुओं पर मंथन अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो फिलहाल विदेश दौरे पर हैं, उनके विदेश दौरे से लौटने के बाद ही उपराष्ट्रपति कौन नाम को लेकर मंथन होगा और तब अंतिम मोहर लगेगी। लेकिन इतना जरूर तय कर लिया गया है कि देश के अगले उपराष्ट्रपति बीजेपी से ही होंगे। जो सहयोगी दल है उनके साथ इस बाबत सहमति बना ली गई है। ये बड़ी खबर है। तो उपराष्ट्रपति के नाम पर मोहर बीजेपी से ही अगले उपराष्ट्रपति होंगे, इस पर सहमति पूरी तरीके से बन गई है। इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब विदेश से लौटने का किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 2 देशों का विदेश दौरा, और जब प्रधानमंत्री वापस लौटेंगे उसके बाद उपराष्ट्रपति के नाम पर मंथन किया जाएगा और फिर मोहर लगेगी। इसके बाद फिर वो प्रक्रिया आप देखेंगे देश में आगे बढ़ते हुई उपराष्ट्रपति चुनाव वाली। तो एक तरीके से बीजेपी की तरफ से इस बार किसी तरीके का कोई रिस्क लिया नहीं जाएगा और बीजेपी से ही अगले उपराष्ट्रपति के नाम को सामने रखा जाएगा। इसको लेकर बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ सहमति बना ली है। हालांकि कई अलग अलग तरीके के कयास उपराष्ट्रपति कौन होगा इसको लेकर लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो सब बेमानी हो जाते हैं क्योंकि अभी तक इसको लेकर कोई पुख्ता खबर सामने नहीं है। आगे बढ़ रही हूं मैं, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में ये जो शहर शहर धर्मांतरण का नेटवर्क फैला हुआ है उसका जो खुलासा हो रहा है, इसकी फंडिंग, ये पूरी साजिश और इसके पीछे के मकसद को लेकर अब तो आए दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ इतनी बड़ी साजिश को लेकर कई सवाल हैं और दूसरी तरफ ताबड़तोड़ एक्शन भी यूपी पुलिस का जारी है। तो सबसे पहले बलरामपुर आपको ध्यान है, यहां मौलाना छांगुर का अड्डा, उसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ और ये तस्वीर खुलकर देश के सामने आई थी, कैसे करोड़ों की फंडिंग की जा रही है धर्मांतरण के इस नेटवर्क में। बलरामपुर के बाद अगला शहर उत्तर प्रदेश का आगरा था। आगरा से भी बड़े धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश हुआ था, जिसका सरगना अब्दुल रहमान और इसके अड्डे पर कई साल से धर्मांतरण वाली साजिश चल रही थी, यह भी खुलासा हुआ था। अब हुआ है तीसरा खुलासा। ये तीसरा खुलासा भी उत्तर प्रदेश से हुआ है। ये तीसरा खुलासा कुशीनगर से सामने आया है, जहां धर्मांतरण के कई गैंग का भंडाफोड़ हुआ, जिसमें एक गैंग की सरगना एक महिला बताई जा रही है। पुलिस ने इस महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। चौथा खुलासा दिल्ली से सटे गाजियाबाद से भी हो रहा है। यहां धर्मांतरण के पीछे कोई और नहीं बल्कि एक पुलिस इंस्पेक्टर शामिल था। आरोप है कि क्राइम ब्रांच में तैनात ये इंस्पेक्टर मौलाना छांगुर की मदद कर रहा था और यहां गाजियाबाद में इसने धर्मांतरण का नेटवर्क बना लिया था। तो देखिए कैसे ये अलग अलग धर्मांतरण वाले नेटवर्क उत्तर प्रदेश में जो सामने आ रहे हैं। आगरा से जो धर्मांतरण गैंग का खुलासा हुआ उसमें आगरा पुलिस ने दिल्ली में बड़ी कार्रवाई की। अभी जो जानकारी मिल रही है, दिल्ली के आईएसबीटी से आगरा पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक है जुनैद कुरैशी, उम्र 30 साल, दूसरा है अब्दुल्ला, उम्र 20 साल और तीसरा है अब्दुल रहीम, जिसकी उम्र 27 साल बताई जा रही है। तो आगरा धर्मांतरण मामले में दिल्ली से ये 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। और ये जो धर्मांतरण वाला नेटवर्क है, इस मामले में रोहतक की एक युवती सामने आ गई, जिसने इन तीनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हरियाणा के रोहतक की रहने वाली एक युवती ने जबरन धर्म परिवर्तन उसका करवाया गया, उसका नाम बदल दिया गया। आरोपी जुनैद कुरैशी ने युवती से जबरदस्ती निकाह कर लिया, जिसमें शामिल काजी की तलाश अब की जा रही है। जिन 3 आरोपियों को दिल्ली से पकड़ा गया, उन तीनों की पत्नी का धर्म परिवर्तन हुआ है। इन तीनों के नेटवर्क कश्मीर से, नेपाल से, बंगाल से जुड़े हुए हैं। तीनों की इन जगहों पर ट्रैवल करने के सबूत मिले हैं। फेसबुक पे किसी जुनैद नाम के लड़के के साथ मतलब प्रेम जाल में उन्होंने मुझे फंसा लिया था। उसके बाद यहाँ आके मेरा अब्दुल रहमान जी के घर ला के उन्होंने मेरा ब्रेन वॉश किया। उसके बाद मेरा धर्म परिवर्तन करवाया। तो उस अब्दुल रहमान को जो है आगरा पुलिस भी ढूंढ रही थी और अब्दुल रहमान के घर जो मैं एक बंधक की तरह भी रह रही थी और मैं वहाँ से खुद को निकालना भी चाह रही थी। तो जब अब्दुल रहमान को पकड़ा गया तो मुझे भी वहाँ से लाया गया। तो
मैं आगरा पुलिस का और योगी जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैं यहाँ से सुरक्षित निकल। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद हैं। सुशील, बताइए जरा विस्तार से, ये 3 आरोपी जिनको दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है, अब इस मामले की जो गुत्थी है वो और सुलझती हुई नजर आ रही है, और साथ ही कितना गहरा ये पूरा नेटवर्क था, इस राज पर से भी पर्दा उठ रहा है। सुशील पांडे, बिल्कुल रोमाना, आप सही कह रही हैं कि इस पूरे मामले में एक जो बड़ा सिंडिकेट है जिसका आप जिक्र अभी कह रही थी, और देखिए किस तरह से रोहतक की जो पीड़िता है उसने खुद ये कन्फेस किया है कि अब्दुल रहमान जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है, उसके द्वारा बनाए गए सिंडिकेट में किस तरह से जुनैद इस लड़की को पहले ब्रेन वॉश करता है और उसके बाद उसे सोशल मीडिया पर संपर्क करता है, और फिर उस लड़की को रोहतक से दिल्ली बुलाया जाता है और वो अब्दुल रहमान के घर में उसको शेल्टर दिया जाता है, जहां पर उसका और ब्रेन वॉश किया जाता है। इसी मामले में फिलहाल आगरा पुलिस जब तफ्तीश को लेकर आगे बढ़ी तो उसने जो जुनैद है उनको गिरफ्तार किया है, और साथ ही साथ अब्दुल रहीम के जो दोनों बेटे हैं उनकी भी अरेस्टिंग इस पूरे मामले में की गई है। जुनैद कुरैशी, अब्दुल्ला और अब्दुल रहीम, इन तीनों का एक बड़ा नेटवर्क भी काम कर रहा है जो अलग अलग स्लीपर सेल के तौर पर काम करते हैं। रुमाना, सबसे बड़ी बात यह है कि इन तीनों ने भी अलग अलग महिलाओं का ब्रेन वॉश किया है, और अब जानकारी ये भी मिल रही है कि अब्दुल रहमान की जो पत्नी है उसकी भी तलाश आगरा पुलिस कर रही है, क्योंकि अब्दुल रहमान की पत्नी इन तमाम लड़कियों को घर में रखती थी, जबरन नमाज पढ़ने के लिए कहती थी। जब आगरा पुलिस ने रोहतक की लड़की को रेस्क्यू किया तो वो बहुत डरी हुई थी, वो अब्दुल रहमान और जगह का नाम भी नहीं ले रही थी, लेकिन जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि वो उनके घर में पिछले 6 से 7 महीने से रह रही है। उसको जामिया भेजा जाता है, जामिया में एक हॉस्टल है, वहां पर उसका ब्रेन वॉश किया जाता है। तो रुमाना, ये एक बड़ा सिंडिकेट है जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्लीपर सेल के द्वारा लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको जबरन नमाज पढ़वाया जाता है, सजदा करवाया जाता है ताकि वो इस्लाम की तरफ बढ़े। लेकिन एक बड़ा सवाल इस मामले में आगरा पुलिस के सामने ये है कि अब्दुल रहमान समेत जितने लोगों की अरेस्टिंग हुई है उनमें और कितने बड़े लोग शामिल हैं, क्योंकि जो फंडिंग के सूत्र बता रहे हैं कि जो फंडिंग इन्हें आ रही है वो कनाडा, अमेरिका, दुबई, इन तमाम जगहों पर बैठे हुए जो तमाम आका हैं रुमाना, वो इन्हें फंड करते हैं और टारगेट देते हैं कि आप इतने महीने में इतने लोगों को कन्वर्ट करें। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सुशील, में लौटूंगी आपके पास। इस बीच देखिए, दिल्ली से जिन 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उन पर आरोप क्या क्या है, जरा ये भी आपको विस्तार से अब बता देते हैं। तीनों पर युवतियों को प्रेम जाल में फंसाने का आरोप है। तो प्यार के जाल में ये लड़कियों को फंसाते हैं, प्रेम जाल में फंसाने के बाद जबरदस्ती लड़कियों का शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है। धर्म परिवर्तन करवाकर इन लड़कियों के नाम बदल दिए जाते हैं, नए नाम से दस्तावेज तैयार किए जाते हैं, और इसके बाद इन युवतियों का जबरदस्ती निकाह करवा दिया जाता है। तो देखिए किस तरीके से ये धर्मांतरण का खेल जो चल रहा है। मिलाकर 14 लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं। लड़की ने पूछताछ में बताया था कि अब्दुल रहमान ने जो बंधक बना रखा था, और जो शादी कराता था जो काजी राजस्थान का रहने वाला था, वहाँ भी हम अपनी टीम भेज रहे हैं ताकि इस बात को पुष्टि कर सकें। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं, और जरा मनोज से ही जानते हैं। मनोज, किस तरीके से ये चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं धर्मांतरण के इस पूरे नेटवर्क को लेकर, विस्तार से बताइए दर्शकों को। देखिए रोमाना, अलग अलग जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। छांगुर बाबा के मामले की अगर बात करें तो ईडी इस मामले की पूरी जांच कर रही है, और ईडी ने कल कोर्ट में एप्लीकेशन भी लगाया छांगुर को रिमांड पर लेने के लिए, और आगे अगर ईडी रिमांड लेगी तो इस मामले में और बड़े खुलासे होंगे। इसमें अगर दूसरे मामले की बात करें जो आगरा से सामने आया है, तो उसमें भी एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अभी तक इस पूरे मामले में, आगरा वाले मामले में 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और जो हमारी अधिकारियों से बातचीत हो रही है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अभी इस मामले में और गिरफ्तारियां होनी बाकी हैं। अभी और भी
जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी होनी है। लगातार पूछताछ की जा रही है। अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी तो हुई है, साथ ही साथ उसके दोनों बेटों को भी गिरफ्तार किया गया है और इसका जो पूरा मास्टरमाइंड है वो अब्दुल रहमान को ही बताया जा रहा है। अब्दुल रहमान ही वो शख्स है जो अलग अलग तरीके से लड़कियों को रेडिकलाइज करने का काम करता था, उनकी शादी अलग अलग लोगों से करवाता था और उनको अपने धर्म में शामिल करवाता था। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है जो पूरे देश के अंदर काम कर रहा है। लगातार ऐसे मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं और लगातार इन्वेस्टिगेशन इस पर चल भी रही है। तो अभी ये देखना होगा कि इस मामले में और कितनी गिरफ्तारियां होती हैं। जैसा कि सूत्र हमें बता रहे हैं, सिर्फ इसमें भारत से ही फंडिंग नहीं हो रही है बल्कि विदेशों से भी इस पूरे मामले के अंदर फंडिंग की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि भारत के खिलाफ एक बड़ा जो है साजिश रची जाए जिसमें जो लड़कियां हैं उनको बरगलाया जा रहा है, लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाया जाता है और उसके बाद धर्म परिवर्तन करवाकर उनसे शादी कर ली जाती है। तो एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, तमाम पीड़िताएं सामने आ रही हैं और जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है उसमें आने वाले दिनों में इस मामले में और भी खुलासे होंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ रहे हैं इसी खबर को लेकर। आपको ये बता देते हैं कि धर्मांतरण वाला जो नेटवर्क है, आगरा वाला धर्मांतरण गैंग, ये कैसे युवतियों को बहला फुसला रहा था, कैसे उनका ब्रेन वॉश कर रहा था और कैसे ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन करवाया जाता था, ये जानिए आप। आगरा वाला मॉड्यूल मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ धर्मांतरण वाले वीडियो दिखाकर युवतियों का ब्रेन वॉश किया जाता था। ब्रेन वॉश करने के लिए जाकिर नायक की कट्टर तकरीरों का इस्तेमाल किया जाता था। ये आगरा का जो धर्मांतरण गैंग है वो महिलाओं को बंधक बनाकर रखता था। बंधक महिलाओं के लिए 5 वक्त की नमाज भी जरूरी थी। पूरे दिन महिलाओं को कोई काम नहीं करने दिया जाता था, सिर्फ और सिर्फ उन्हें धर्मांतरण के वीडियो दिखाए जाते थे। माना जा रहा है कि ब्रेन वॉश के बाद महिलाओं का इस्लाम की तरफ झुकाव बढ़ जाता था और वो प्रचार के लिए तैयार हो जाती थी। लेकिन पुलिस को शक है इसके पीछे केवल धर्मांतरण नहीं है बल्कि एक बड़ा नेटवर्क शामिल है, बड़ी साजिश का पुलिस को शक है। इन खुलासों के बाद अब एटीएस और इंटेलिजेंस टीम्स भी जांच में जुटी हैं। वहीं आगरा धर्मांतरण गैंग का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान, जिसे लेकर कई और नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। धर्मांतरण गैंग में अब्दुल रहमान का पूरा परिवार शामिल था। रहमान के 2 बेटे और बहू वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन रहमान की पत्नी अभी भी फरार है। अब्दुल रहमान के मोबाइल डेटा से नेटवर्क और फंडिंग की जांच तेज हो गई है। अब्दुल रहमान की पत्नी के वीडियो की जांच की जा रही है जिसमें वो धर्मांतरण के लिए लड़कियों को लाने की बात कह रही है। पुलिस और जांच एजेंसियों को शक है इस गिरोह का नेटवर्क कई राज्यों में फैला हो सकता है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त मौजूद हैं और जरा विवेक से ही जानते हैं। विवेक, ये आगरा वाला धर्मांतरण का नेटवर्क जो सामने आया, जिसकी तफ्तीश अब जैसे जैसे पुलिस कर रही है, तो फिर एक बड़ा जाल फैला हो सकता है धर्मांतरण वाला, जिसके तार दूर दूर तक फैले हो सकते हैं। इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है विवेक? जी बिल्कुल, देखिए आगरा का जो केस है वो अपने आप में एक बड़ा नेटवर्क है, क्योंकि पहले ही दिन जब 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी तो वो गिरफ्तारी भी अलग अलग राज्यों से हुई थी और उसके बाद इस नेटवर्क को लेकर के जो तमाम जानकारी निकल के सामने, उसमें ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गैंग निकल के सामने है। क्योंकि जिस तरीके से जाकिर नायक के वीडियोज़ का इस्तेमाल और एक यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल इसके लिए होता था और उसमें जो तमाम अलग अलग तथ्य निकल के सामने आए हैं, उसमें नेटवर्क अपने आप में बहुत बड़ा है। 14 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है और जब हमने देखा कि अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी जो 2 दिन पहले हुई थी और उसके बाद अब्दुल रहमान की निशानदेही पर उसके 2 बेटों की गिरफ्तारी हुई है, वहीं अब्दुल रहमान की जो पत्नी है उसकी भी गिरफ्तारी के लिए जो टीमें हैं वो लगी हुई हैं। हालांकि जब बेटों की गिरफ्तारी हुई उस दौरान अब्दुल रहमान की जो पत्नी है वो फरार हो गई। वहीं उस काजी की भी गिरफ्तारी के लिए जो टीमें हैं वो भी इस वक्त राजस्थान में है, जिस काजी ने जो धर्मांतरण कराया, धर्मांतरण के दौरान जो कलमा पढ़ाने की बातें हैं या तमाम जो अलग अलग धार्मिक चीज़ें कराने की बातें, उस काजी की गिरफ्तारी की भी जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं और अपने आप में एक बड़ा नेटवर्क का खुलासा आगरा पुलिस ने किया है। और आपको बताऊं कि इस नेटवर्क में जो चीज़ें निकल के सामने आई हैं, इन 14 लोगों के अलावा अभी इस बात को लेकर के पुलिस को इस बात की उम्मीद है कि लगभग ये जो संख्या है वो तिहाई में पहुंच सकती है, यानी कि सैकड़ों की संख्या में जो इन्वॉल्वमेंट है वो इसमें हो सकता है। हालांकि जब हमने बहुत धन्यवाद आपका विवेक इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए विवेक बता रहे हैं कितना ज्यादा बड़ा ये पूरा का पूरा धर्मांतरण वाला नेटवर्क हो सकता है। और वो जो कुशीनगर में धर्मांतरण वाले गैंग का खुलासा हुआ है उसके बारे में अब जानकारी ले लीजिए आप। पुलिस ने इस मामले में एक महिला मास्टरमाइंड समेत कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर 3 हिंदू लड़कियों को धर्म बदलकर मुसलमान बनाने का आरोप है।
आरोप है कि धर्मांतरण के बाद युवतियों से दुष्कर्म किया गया। तीनों युवतियों को मुंबई ले जाया गया था, जहां से पुलिस ने युवतियों को छुड़ाने में कामयाबी हासिल की है। आरोप है तीनों लड़कियों को जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलने की तैयारी चल रही थी, तो धर्म परिवर्तन कराया गया और तीनों को जो जिस्म फरोशी का धंधा है उसमें धकेलने की तैयारी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के दौरे पर पहुंच गए हैं। लंदन में द्विपक्षीय वार्ता से पहले प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया है। एयरपोर्ट से होटल तक प्रधानमंत्री से मिलने, प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग उमड़े हैं और प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की। देश में तो ऐसे नज़ारे आम हैं, लेकिन सात समंदर पार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करने वालों की कोई कमी नहीं है। तस्वीरें लंदन की हैं, जहां भारी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग पीएम के स्वागत के लिए पहुंचे थे। हर कोई पीएम मोदी से बात करना चाहता था, उनसे मुलाकात करना चाहता था, हाथ मिलाना चाहता था। पीएम मोदी ने भी किसी को निराश नहीं किया। एक एनर्जी अलग ही मिलता है हाथ मिलाने से। 5 घंटे में खड़ा हूं क्यू में, पर लकली आई हैड चांस टू शेक हैंड विद हिम। पीएम से मिलने के बाद भारतीय मूल की एक महिला भावुक हो गई और फूट-फूट कर रोने लगी। उनके जैसा कोई नहीं है, मेरा उनका दर्शन हुआ, मैं धन्य हो गई। इतना ही नहीं, लंदन में भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए शानदार व्यवस्था की। लंदन में चारों तरफ भारतीयता की गूंज सुनाई पड़ी है। लंदन में पीएम मोदी का पहले से भारतीय समुदाय के लोग पलक पावड़े बिछाए इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपने नेता की पहली झलक जैसे ही देखी, पूरा माहौल ढोल की आवाज से गूंज उठा। यहाँ भारतीय कलाकारों ने असमिया लोक नृत्य बिहू से प्रधानमंत्री का स्वागत किया। भारतीय संगीतमय प्रस्तुति के भावपूर्ण प्रदर्शन से पीएम भी आह्लादित दिखे। कलाकारों ने भी गर्व और उत्साह व्यक्त किया। ये प्रोग्राम करने के लिए मुझे मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा और गर्व भी हुआ है। मैं असम से हूँ और यहाँ पे अभी 12 साल हो गए हैं और आज हम लोग मतलब आई कांट एक्सप्रेस, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मोदी जी को मिलने के लिए हम लोग आए हैं। पीएम मोदी ने सबसे हाथ मिलाया और मुस्कुराकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी का लंदन में भारतीय मूल के लोगों ने जोरदार स्वागत किया है। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद बादल रक्षा नाम की महिला भावुक हो गई और बाकायदा वो तो रोने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में भारतीय मूल की एक महिला यहाँ पर काफी भावुक हो गई। बादल रक्षा नाम है। आप देखिए किस तरह से ये यहाँ पर भावुक हो गई है, रो रही है पीएम मोदी से मिलने के बाद। क्या नाम है आपका? रक्षा बादल, मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। हाँ। मैं दूर हूँ लेकिन उनके जैसा कोई नहीं है। हाँ। उनका सेवा करेंगे तो धन्य हो जाएंगे, इतना ही बोल। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई? हाँ मिली, दर्शन हुआ, उनका दर्शन हुआ जी। नमस्कार किया। जब आप यूके दौरे पर आए प्रधानमंत्री जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग अपॉर्चुनिटी। मेरा उनका दर्शन हुआ, मैं धन्य हो गई। हाँ। मैं उनका पिक्चर देख के, उसने जो देश के लिए किया कोई नहीं करता। थैंक यू इंडियंस फॉर वोटिंग हिम एंड ब्रिंगिंग हिम बैक। हमेशा धन्य हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ मेरी माँ धरती माँ के। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद भारतीय मूल की रक्षा जी काफी भावुक हो गई और भी महिलाएं यहाँ पर आई हुई थी। मोदी के पोस्टर के साथ आप लोग आए हुए, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को यहाँ पर पीएम के सीयू के दौरे से? हम इंडिया से है तो ऑब्वियसली मोदी जी यहाँ पे, इंडिया में तो हम कभी मिले नहीं है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ पे आके मोदी जी से मिल रहे हैं, मोदी जी की बातें सुनेंगे, हो सकता है कुछ उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू मीट आवर ओन प्राइम मिनिस्टर। देखिए साफ तौर से क्या कहना चाहेंगे आप? हम इंडिया में रह के तो कभी मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं मोदी जी से हाथ मिला पाऊंगी, पर इधर रह के आई कांट बिलीव, इट इज सो सरियल कि मोदी जी ने हाथ मिलाए मुझसे। मैं हाथ धोने वाली नहीं हूँ अभी।
चलिए तो देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भारतीय समुदाय के लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, चारों तरफ भारतीय मूल के लोग आपको नजर आएंगे और पीएम का यहाँ पर भव्य स्वागत किया है। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर किए गए और अब यहाँ से शुरू हो जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो ऐतिहासिक ब्रिटेन यात्रा, जिसमें वो FTA पर साइन करेंगे। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसके बाद भारत और यूके के जो व्यापारिक रिश्ते हैं उनमें कई सुधार देखने को मिलेंगे। विशाल पांडे, ABP न्यूज, लंदन। दिल्ली में RSS प्रमुख और मुस्लिम धर्म गुरुओं की बैठक। दरअसल दिल्ली के हरियाणा भवन में ये बैठक हो रही है और इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत मौजूद हैं। इस बैठक में इमाम ऑर्गेनाइजेशन प्रमुख उमर इलियासी मौजूद हैं। 70 के करीब मुस्लिम धर्मगुरु, बुद्धिजीवी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। संघ की तरफ से संघ प्रमुख मोहन भागवत हैं, साथ ही सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले हैं। सह सर कार्यवाह कृष्ण गोपाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद है और जरा आशीष से ही जानते हैं। आशीष, संघ प्रमुख की ये जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनके साथ बैठक, क्या जानकारी मिल रही है? इस बैठक का एजेंडा मुख्य तौर पर क्या है? देखिए, इसको आउटरीच के तौर पर देखा जा सकता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत, रोमाना आप जानती हैं, पहले भी कई बार इस तरह के आउटरीच कार्यक्रम कर चुके हैं और उन्होंने काफ़ी बार अपनी तरफ से इस तरह का बयान भी दिया है कि किस तरह से हिंदू और मुसलमान देश में एक दूसरे का पर्याय हैं, हमें को एग्जिस्ट करना है। कई जटिल इश्यूज़ पर, क्रूशल इश्यूज़ पर भी वो समय समय पर बोलते रहे हैं। इस वजह से, इस लिहाज से हम इस मुलाकात को दे सकते हैं बहुत हाई प्रोफाइल निश्चित तौर पर है, क्योंकि संघ प्रमुख खुद हैं, साथ में डॉक्टर कृष्ण गोपाल, होसबोले दत्तात्रेय जी और उनसे मिलने वाला इतना बड़ा डेलीगेशन। चुनाव का वक्त है, आप भी इस बात को समझ रही हैं, बिहार में विधानसभा चुनाव होने, आगे चल के भी कुछ उन राज्यों में इंक्लूडिंग पश्चिम बंगाल जैसे अहम राज्य में चुनाव होना है जहां मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में हम इसको एक सकारात्मक पहल के तौर पर देख सकते हैं। हालांकि जैसा मैंने आपसे कहा कि पहले भी इस तरह का आउटरीच संघ प्रमुख की तरफ से किया गया है। सिर्फ संघ प्रमुख की तरफ से नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई डेलीगेशन से पहले मिलते रहे हैं। इसके अलावा मैंने देखा है अजीत डोभाल भी इस तरह के आउटरीच कई बार पिछले सालों में लगातार किए। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि एक ही कश्ती है, डूबेंगे तो दोनों साथ डूबेंगे, पार जाना है तो दोनों को साथ में जाना है। तो मुझे लगता है कि इलेक्टोरल माहौल है, चुनावी माहौल है, उसके संदर्भ में और एक आउटरीच के संदर्भ में इसको देखा जा सकता है, जिसके तहत ये मुलाकात हो रही है। बिल्कुल, देखिए, सांस्कृतिक संस्था, सामाजिक संस्था RSS और ऐसे में RSS की तरफ से जो हिंदू मुस्लिम एकता है उसको लेकर संघ प्रमुख के जो बयान आते रहते हैं वो हम सब जानते हैं किस तरीके से संघ प्रमुख इस बात को भी रेखांकित करने से नहीं चूकते कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सबका DNA जो भारतीय हैं उनका एक ही है। और ऐसे में जिस टाइमिंग का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी है, इसी के मद्देनजर सवाल ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या अब ये जिसको आप एक आउटरीच कह रहे हैं या फिर ये जो एक बैठक हो रही है RSS और मुस्लिम धर्मगुरुओं के बीच, सियासत आपको लगता है कि यहाँ से गर्म आएगी, सियासी बयानबाजी, क्या इस तरीके की भी कोई शुरुआत हो रही है? देखिए, हो सकता है, इसको हम रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ा क्यूट और कीनली कॉन्टेस्टेड इलेक्टोरल बैटल्स सामने आने वाले हैं। यू नेवर नो कि इस तरह से सियासत गरमाए इस तरह की बैठक के बाद। पक्ष है, विपक्ष है, तमाम लोगों के अपने पोजीशन है, लेकिन कम से कम इस बैठक की हम बात करें तो निश्चित तौर पर जब मुस्लिम समुदाय का इतना बड़ा डेलीगेशन सीधे मिल रहा है तो उनके अपने तमाम कंसर्न्स होंगे, इश्यूज़ होंगे जो उनके सामने रेस करेंगे। अपनी बातें सामने रख करके अपनी जो नीयत है सरकार की और संघ की, उसको संघ प्रमुख एक बार फिर से रेखांकित करना चाहेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक परसेप्शन जो बनाया जाता है कि मुस्लिम्स का समर्थन भारतीय जनता पार्टी या संघ के प्रति उनकी सोच को लेकर के जो भी एक परसेप्शन बनाया जाता है, उसको कहीं ना कहीं ब्रेक करने की कोशिश और किसी तरह से विश्वास आगे आने वाले चुनावों को देखते हुए जीतने की कोशिश भी संभव है इसमें की जाए। आगे चल कर के इसको लेकर के राजनीति तो ज़रूर होगी, कैसे वो पैन आउट करता है रोमाना, वो देखने वाली बात है। लेकिन कम से कम आज की बैठक इस लिहाज से ज़रूर महत्वपूर्ण है कि संघ प्रमुख खुद उनसे मिल रहे हैं। बड़ा दिलचस्प होगा ये देखना कि संघ प्रमुख की तरफ से उनको क्या आश्वासन दिया जाता है, क्या कहा जाता है, आगे का वो रोड मैप क्या समझाते हैं, उनकी
उनकी नीति क्या है ये उनके सामने क्या रखते हैं और मुस्लिम समुदाय उनके सामने अपने क्या इश्यूज और अपने कंसर्न्स को पेश आशीष, देखिए महत्वपूर्ण तो मुझे लगता है इस लिहाज से भी बहुत हो जाता है कि राजनीति और जिसमें प्रतीकों की राजनीति बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में संघ प्रमुख अगर मुस्लिम धर्मगुरुओं से मिल रहे हैं, मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिल रहे हैं, तो उसको लेकर प्रतीकात्मक जो सियासत है उसके लिहाज से एक संदेश बड़ा है। मुझे सीधे लेकर चलना पड़ेगा दर्शकों को सीधे बिहार विधानसभा, जहां एक बार फिर से जोरदार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ये बिहार विधानसभा के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर एक बार फिर जो आरजेडी और महागठबंधन के विधायक हैं, देखिए फिर से काले रंग के कपड़ों में यहां पर बीजेपी माफ कीजिएगा आरजेडी के विधायक नजर आ रहे हैं। वहीं बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का मुद्दा है, वही लगातार गरमा रहा है और उसी मुद्दे को लेकर आज भी महागठबंधन के विधायकों की तरफ से ये जोरदार विरोध प्रदर्शन जारी है। बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष का ये प्रदर्शन, आज भी काले रंग के कपड़ों में विपक्ष के विधायक पहुंचे हुए हैं बिहार विधानसभा में। जब से विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है तब से रोज इसी तरीके की तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं और आज भी लगातार चौथा दिन है इसी तरीके से काले कपड़ों में बिहार विधानसभा में महागठबंधन के विधायक पहुंच रहे हैं और अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। कल इसी एसआईआर के मुद्दे पर जोरदार बहस सदन के भीतर भी हमने देखी थी, किस तरीके से नेता विपक्ष बिहार विधानसभा तेजस्वी यादव की तरफ से एसआईआर के मुद्दे को लेकर कई सवाल खड़े किए थे, जिसमें उन्होंने मुख्य तौर पर टाइमिंग को लेकर सवाल पूछा था। मुख्य तौर पर सिर्फ 11 दस्तावेज ही क्यों मानने हैं वोटर वेरिफिकेशन के लिए, इसको लेकर सवाल खड़ा किया गया था तेजस्वी यादव की तरफ से। हालांकि आपको बता दें पलटवार सत्ता पक्ष की तरफ से किया गया था। नीतीश कुमार की तरफ से तेजस्वी यादव को एक बार फिर सदन के भीतर बच्चा कहा गया था। नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया था कि भूल गए तेजस्वी यादव कि इनके माता पिता के राज में बिहार में कुछ काम नहीं हुआ, चाहे महिला हो बिहार की, चाहे मुस्लिम हो बिहार का, सबके लिए अगर किसी ने कुछ किया है तो वो हमारी सरकार में। बड़ा दावा नीतीश कुमार की तरफ से सदन में खड़े होकर किया गया था। हालांकि उसके बाद जोरदार हंगामा, पक्ष विपक्ष के बीच इस तरीके की बहस की कार्यवाही स्थगित हो गई थी और अब आज एक बार फिर बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष अपने तेवर दिखाता हुआ। महागठबंधन के विधायकों को आप देख रहे हैं काले रंग के कपड़ों में पहुंचे हुए हैं, हाथ में ये तख्तियां लेकर, पोस्टर लेकर, जिसमें फिर से चुनाव आयोग का जो वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का मुद्दा है उसी को लेकर जमकर नारेबाजी की जा रही है। तो वोटर लिस्ट के मुद्दे पर महागठबंधन का ये प्रदर्शन जारी है। और इस बीच कल इसी वोटर लिस्ट के मुद्दे पर जब बिहार विधानसभा में अपनी बात रख रहे थे तेजस्वी यादव, तो क्या कहा था तेजस्वी यादव ने, जरा सुनाइए। हम आगे आपको सुनाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से ये जो एसआईआर है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट में, इसको लेकर जो मुख्य तौर पर सवाल तेजस्वी यादव की तरफ से कल बिहार विधानसभा में उठाए गए थे, आगे आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये कल की तस्वीर है। कल तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में खड़े होकर एसआईआर के मुद्दे पर जमकर निशाने पर सरकार को लिया था, डबल इंजन की सरकार को लिया था, बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक को लिया था और वो किस तरीके से एसआईआर के मुद्दे पर जमकर निशाना साधा था तेजस्वी यादव ने। सुना दीजिए जरा। से इस पर भी आपस में बातचीत कर सकता है कि चुनाव का आप लोग बाइकआउट कर दें कि भाई अपने खुद से लड़ो और जो करना नहीं हो सकता है, इस बात पे भी चर्चा हो सकती है। जब आप बेईमानी से सब कुछ आप तैयार कर रखे कि उसको इतना सीट देना, उसको इतना सीट देना है, तो चुनाव ही मत कराओ। जब आप जो है चुनाव ईमानदारी से कराइएगा ही नहीं, जो बीजेपी वोटर लिस्ट देगी आप उसी वोटर लिस्ट पे आप चुनाव कराइएगा, तो चुनाव का क्या मतलब। जब खुल के ही नंगापन आ गया इन लोगों में, बेईमानी कर रहे हैं, तो एक्सटेंशन देते। चुनाव क्यों करा रहे हो भाई। एक तरफ लोकतंत्र को ख़त्म करने की उनकी लड़ाई, हमारी बचाने की लड़ाई। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं और जरा शशांक से ही जानते हैं। शशांक, ये तो खुलकर और बड़े आक्रामक अंदाज में तेजस्वी यादव की तरफ से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, निशाने पर सीधे सरकार को लिया जा रहा है कि सब ये जो चुनाव आयोग वोटर लिस्ट पुनरीक्षण करवा रहा है ये और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ चुनाव में बेईमानी का एक जरिया है। कुल मिलाकर आज भी बिहार विधानसभा में यही मुद्दा और इसी पर गर्जना सुनाई पड़ेगी। शशांक।
शशांक से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। शशांक से आगे बात करने की कोशिश करेंगे। एक तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं बिहार विधानसभा की, दूसरी तरफ आप संसद की तस्वीर देख रहे हैं और संसद की तस्वीर में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यही SIR वाला मुद्दा है। बिहार से लेकर दिल्ली तक लगातार इसी मुद्दे की गूंज सुनाई पड़ रही है। SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, SIR चुनाव आयोग की तरफ से बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का मुद्दा है। इसी को लेकर आपत्ति लगातार विपक्ष की तरफ से जताई जा रही है। इसकी टाइमिंग को लेकर कि आने वाले समय में सीधे बिहार विधानसभा चुनाव है, ज़्यादा समय नहीं है और ऐसे में क्यों अभी ये पुनरीक्षण का कार्य करवाया जा रहा है, इसके लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा है। जो 11 दस्तावेज चुनाव आयोग की तरफ से इस वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के लिए मान्य किए गए हैं, उन 11 दस्तावेजों को लेकर भी विपक्ष के सांसदों की तरफ से सवाल हैं कि बिहार में कितने प्रतिशत लोग होंगे जिनके पास वो 11 दस्तावेज होंगे और ऐसे में क्यों आधार कार्ड को मान्य नहीं कर रहा है चुनाव आयोग, क्यों वोटर आई कार्ड को चुनाव आयोग ने मान्यता नहीं दी। इस तरीके के तमाम सवाल हैं जिनके जरिए घेराबंदी इस SIR के मुद्दे पर विपक्ष जो है वो कर रहा है सरकार की। चुनाव आयोग का फैसला है लेकिन निशाने पर विपक्ष की तरफ से सरकार को लिया जा रहा है। लोकतंत्र पर प्रहार, ये देख रहे हैं आप, ये वो बड़ा सा बैनर लेकर पहुंचे हुए हैं यहां पर विपक्ष के सांसद। सेव आवर डेमोक्रेसी सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, अब तो सवाल ये पूछा जाएगा कि पहले पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, उस पर जब चर्चा को लेकर बात बन गई, तारीखें सामने आ गई, तो फिर अब SIR का मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर विपक्ष के तेवर उसी तरीके के तल्ख नजर आ रहे हैं। आशीष जी हाँ, 3-4 मुद्दे थे। शुरू में ही विपक्ष ने बिल्कुल क्लियर किया था कि इन सभी मामलों पर हमें चर्चा और प्रधानमंत्री से जवाब चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही थी थोड़ी देर पहले कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए राजी नहीं है क्योंकि उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन का एक अधिकार है, इसको लेकर के सदन में चर्चा नहीं हो सकती। कम से कम अब तक ये पोजीशन है और इसको लेकर के पुरजोर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आप तेजस्वी यादव का बयान दिखा रही थी जिन्होंने कहा था कि अगर यही करना है तो इस तरह से फिर चुनाव में जाने का क्या मतलब, फिर क्या विधानसभा चुनाव। उसको लेकर के भी मैंने देखा कि कुछ देर पहले हमारे सहयोगी दीपक ने बात की थी, अखिलेश प्रसाद सिंह थे, तो वो भी कह रहे थे कि ये एक ऐसा इशू है जिसको लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और अब देखिए इतनी बड़ी संख्या में विपक्ष के तमाम सांसद उतर आए हैं और विरोध दर्ज करा रहे हैं। इस बात का दबाव सरकार पर बनाने की कोशिश रोमाना की जा रही है कि सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि आज ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है ना SIR के मुद्दे पर, आज तो इस विरोध प्रदर्शन में बाकायदा सोनिया गांधी भी पहुंची हुई हैं। कल तक आप राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को तो देख रहे थे लेकिन सोनिया गांधी नजर नहीं आई थी कल के विरोध प्रदर्शन में। हालांकि उसके पीछे एक वजह यह भी हो सकती है कि कल मौसम का मिजाज खासा बिगड़ा हुआ था, बारिश हो रही थी, लेकिन आज की जो तस्वीरें आई हैं और वही SIR वाला मुद्दा है। और ऐसे में जब विपक्ष के सांसद यहां संसद के मकर द्वार पर आज एक बार फिर इकट्ठा हुए हैं तो बाकायदा सोनिया गांधी भी यहां पर नजर आ रही हैं। कांग्रेस के अन्य तमाम बड़े नेता यहां पर नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन में जो साथी दल हैं वो सभी ज्यादातर यहां पर नजर आ रहे हैं, सब अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। लोकसभा राज्यसभा के सांसद हैं, सब यहां पहुंचे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आशीष, देखिए मिसेस गांधी ओकेजनल अपीयरेंसेस देती हैं और अगर वो इस प्रदर्शन में आकर के शामिल हुई हैं तो आप ये समझिए कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए ये पहले से तय रणनीति के तहत सोनिया गांधी को भी आने को कहा गया होगा, तभी सोनिया गांधी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। कोशिश ये की जा रही है कि पुरजोर सरकार पर दबाव बनाया जाए। हो सकता है कि विपक्ष को इस बात का अंदाज़ा हो कि सरकार अपनी पोजीशन से बच नहीं करेगी, सरकार इनकी ये मांग नहीं मानेगी कि संसद में इस मामले पर कोई भी चर्चा करे जाए, लेकिन इस इलेक्टोरल लड़ाई को आगे बढ़ाना है। कहीं ऐसा ना हो कि संदेश ऐसा जाए कि इस मसले पर विपक्ष शांत बैठ गया। विपक्ष शांत नहीं बैठेगा और आप ये मान के चलें कि इस मुद्दे पर जब तक प्रधानमंत्री विदेश दौरे से लौट करके ऑपरेशन सिंदूर पर बहस शुरू नहीं हो जाती, तब तक इस बात की प्रबल संभावना है कि इस मुद्दे को लेकर के बिहार के सदन की दोनों ही सदनों में जो सिटिंग्स हैं वो चलना पाए और सदन इसी हंगामे की भेंट चढ़ जाए, जिसकी तस्वीर आप देख रही हैं कि खुद सोनिया गांधी समेत विपक्ष के तमाम नेता उतर करके अब संसद परिसर के अंदर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आशीष, जो सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि साहब SIR का जो मुद्दा है उसको लेकर विपक्ष भले ही कितनी भी मांग कर ले लेकिन सरकार जो है वो चर्चा कराने की मंशा नहीं रखती, तो इसके पीछे वजह मुख्य तौर पर क्या है? एक तो जाहिर सी बात है क्योंकि चुनाव आयोग अपने आप में एक ऑटोनॉमस बॉडी है और चुनाव आयोग का विशेष अधिकार है वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का, और दूसरा ये भी एक वजह कि मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में है और आज 24 जुलाई हो गई है, 28 जुलाई को फिर से इस मामले पर सुनवाई होनी है। आशीष,
जी हाँ, बिल्कुल मैटर सब्जेक्टिव ज़रूर है, लेकिन सरकार के सूत्रों की तरफ से कहना है कि इस मामले पर चर्चा कराने का सदन के पटल पे कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का मामला है, इसको लेकर के आप सदन के अंदर चर्चा नहीं कर सकते। ये आर्ग्यूमेंट सरकार की तरफ से सामने रखा जा रहा है, जिसको खारिज कर रहा है विपक्ष। वो कह रहा है कि जब मामला संवैधानिक अधिकारों का है और जिसको लेकर के हम कंसर्न रेस कर रहे हैं, जो नागरिकता तय करता है, तो फिर सदन के भीतर इस पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती। और यही वजह है कि विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है कि किसी भी कीमत पर आपको इस मसले पर चर्चा करनी पड़ेगी। मैटर सब्जेक्टिव ज़रूर है, लेकिन दे आर ऑल्सो लॉ मेकर्स। उनका अपना आर्ग्यूमेंट है कि इस पर चर्चा हो सकती है। सरकार जो दलील दे रही है वो दलील उचित नहीं है, लेकिन सरकार का, जैसे मैंने आपसे कहा, कि सोर्सेज का ये कहना है कि इस पर चर्चा नहीं कराई जा सकती। दूसरी बात, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, मैटर सब्जेक्टिव है, शायद इस वजह से इस बात को टाला जा रहा हो। वजह कोई भी हो, लेकिन विपक्ष सरकार के इन आर्ग्यूमेंट्स को मानने के लिए तैयार नहीं है। लगातार सरकार पर दबाव बनाया जाएगा, सदन के अंदर, सदन के बाहर आप इसी तरह का विरोध प्रदर्शन लगातार देखती रहेंगी, और संभव है कि सदन की कार्रवाई इन्हीं हंगामों की भेंट भी चढ़ जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।